हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम हीमोफीलिया के बारे में स्टडी करेंगे। हीमोफीलिया यानी कि जो शरीर से खून निकलना बंद नहीं हो पा रहा है, जो ज़्यादातर मात्रा में शरीर से खून बह रहा है, तो उसका क्या निकाल है। ये जो हीमोफीलिया है उससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसका क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम हीमोफीलिया के बारे में बेसिक डिटेल सीखेंगे। देन उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं हीमोफीलिया जिन लोगों को होता है उनके। देन कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं एंड ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम हीमोफीलिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज़ रेयर एंड जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी जो प्रीवियस पीढ़ी है, यानी कि आपके मदर फादर है, उनके मदर फादर है, वहाँ से ये जो डिसऑर्डर है वो आता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो हेल्थी है एंड ये जो ब्लड वेसल है वो हीमोफिलिक है, यानी कि ये जो पेशेंट है उनको हीमोफीलिया हुआ है। व्हेन योर ब्लड डजंट क्लॉट एंड मेक योर ब्लीडिंग स्लो डाउन और स्टॉप। अब हीमोफीलिया में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे ब्लड का क्लोटिंग होता है। यहाँ पे क्लोटिंग कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि ब्लड वेसल्स को क्लोट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, जिन लोगों को हीमोफीलिया हुआ है उन लोगों में इनेबिलिटी यानी कि ब्लड के जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो नहीं होते हैं, जिसके कारण हीमोफीलिया की कंडीशंस होती है। हीमोफीलिया डजंट हैव ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अब देखें कि हीमोफीलिया जिन लोगों को होता है उन लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उनके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। अब जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो क्या करता है, ये जो क्लोटिंग फैक्टर है वो ब्लड के क्लोटिंग फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। सो टू ट्रीट हीमोफीलिया, healthcare providers suggest regular blood transfusion for the replacing missing clotting factor। जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है यानी कि आपके जो डॉक्टर्स है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि रेगुलरली आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न यानी कि ब्लड को चेंज करवाना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर यानी कि हीमोफीलिया जिन लोगों को हुआ है उनके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो मिसिंग है, जिसके कारण वो रिप्लेस हो सकते हैं। अब देखें कि हीमोफीलिया के कौन कौन से टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हीमोफीलिया ए यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, जो 8 है यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है उनको हीमोफीलिया ए है, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर ए जो जीन है उसके साथ अगर वो इम्यूनोसप्रेसिव ले रहे हैं तो उसका जो ब्लड है वो क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। देन उसके बाद है हीमोफीलिया बी जो कि डेफिशिएंसी इन क्लोटिन फैक्टर IS यानी कि क्रिसमस फैक्टर। देन हीमोफीलिया सी डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर XI यानी कि PTA प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लासिन एंटीसेंट। तो ये जो 3 टाइप्स है हीमोफीलिया के, उसके अंदर आपको जो क्लोटिन फैक्टर है वो दिखते हैं, जो कि उसकी एब्सेंस होती है। अब सिम्टम्स के बारे में देखें, हीमोफीलिया जिन लोगों को हुआ है उन लोगों के कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं। ब्लीड इन योर स्टूल। अगर आप टॉयलेट में जा रहे हैं तो आपके स्टूल में ब्लड दिखेगा। देन अगर आप यूरिन कर रहे हैं उस कंडीशन में भी आपको ब्लड दिखेगा। आपको विदाउट एनी कोज यानी कि विदाउट कोई कारण के बगैर नोज में से यानी नाक में से ब्लीडिंग आ रहा है। जो बच्चों में इरिटेबिलिटी आ रही है, ब्लीडिंग आफ्टर वैक्सीनेशन, जो आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है। आपको बॉडी पेन रहता है, स्वेलिंग एंड टाइटनेस इन योर जॉइंट्स।
हमारे जो हाथों और पैरों के यानी कि जो मसल्स जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, मसल्स टाइट हो जाएंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड गम्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गम का एरिया है वहाँ पे ब्लीडिंग आ सकता है। हेडेक एंड डिफ़िकल्टी इन विजन, देखने में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो हीमोफीलिया के हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों को हीमोफीलिया होने का रिस्क रहता है। अगर आपके फैमिली में किसी को हीमोफीलिया है, यानी कि मदर को हीमोफीलिया है या फिर फादर को हीमोफीलिया है, तो आपको भी हीमोफीलिक होने के चांसेस रहते हैं। हु हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फादर है उनके पास जो एक्स क्रोमोजोम है वो हीमोफिलिक है, मदर के पास जो एक्स क्रोमोजोम है वो भी हीमोफिलिक है। तो यहाँ पे 4 प्रोबेबिलिटी बनती है कि जो सन एंड डॉटर होंगी उनमें हीमोफीलिया कहाँ से आएगा। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मदर का एक्स क्रोमोजोम है जो कि हीमोफिलिक नहीं है, इन यहाँ पे फादर का वाई क्रोमोजोम है जो कि हीमोफिलिक नहीं है। ये दोनों हीमोफिलिक नहीं है तो एक बच्चा ऐसा आएगा कि जो विदाउट हीमोफीलिया होगा, यानी कि उसे हीमोफीलिया नहीं होगा। देन दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि फादर का एक्स एंड मदर का एक्स, ये दोनों डॉटर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जो डॉटर पैदा होगी वो हीमोफीलिया वाली होगी। देन अगर सन में देखें तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, मदर का एक्स एंड फादर का वाई, ये दोनों आ रहे हैं, तो ये जो उसमें एक्स जो कैरेक्टर है वो मदर का है, तो ये भी सन हीमोफिलिक पैदा होगा। देन यहाँ पे हम देखें कि मदर का एक्स जो कि नॉर्मल है एंड फादर का एक्स जो कि हीमोफिलिक है, तो ये जो कैरियर आ रहा है, ये जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं बच्चे में, सन में, डॉटर में, तो मदर का या फिर फादर का, दोनों में से किसी का भी सिंगल एक्स क्रोमोसोम बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हीमोफीलिया होने का रिस्क रहता है। देन डायग्नोसिस के बारे में देखिए, कौन कौन से डायग्नोसिस ले सकते हैं। आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको डायग्नोसिस करते हैं। अगर आपके कोई रिव्यू है, सिम्टम्स है, उसे चेक करेंगे, क्लिनिकल एवैल्यूएशन करते हैं। देन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी चेक करते हैं। देन उसके बाद ब्लड रिलेटेड जो डायग्नोसिस होते हैं, यानी कि सीबीसी काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, उसमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट जो आते हैं वो सारे टेस्टिंग होंगे। उसके बाद पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, और जो क्लोटिंग हो रहा है आपकी बॉडी में, प्रोथ्रोम्बिन जो नाम का फैक्टर है उस फैक्टर का कितना टाइम है, यानी कि कितने टाइम में वो क्लोट हो सकता है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट वो भी चेक करेंगे। देन स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट, जो क्लोटिंग फैक्टर क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसका डायग्नोसिस होगा। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके हमारा जो कोर्स है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे जो डिजीज़ है उसके बारे में और भी जानकारी मिलती रहे और रेगुलर जो ट्रीटमेंट है उसकी वो भी मिलती रहे। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि हीमोफीलिया से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रिवेंशन है। हीमोफीलिया की कोई प्रिवेंशन मेथड नहीं है, हीमोफीलिया को प्रिवेंट नहीं किया जाता है बिकॉज ये जो है वो जेनेटिकली है। जो पेशेंट को हीमोफीलिया हुआ है उनको रेगुलर सर्वे और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ब्लड की सीवियरिटी देखी जाती है और ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता है। अब अगर आप देखें तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो आपको इस प्रॉब्लम से मैनेज करवाती है। अगर आप एनसेड्स ले रहे हैं यानी कि पेन किलर्स और
नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपकी जो डेंटल की हाइजीन है वो रखनी चाहिए। आपको अपने आप से जो ब्लीडिंग आ रही है, जो इंजरीज हो रही है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस ले रहे हैं लाइक एस्पिरिन, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देन ब्लड थिनर्स जो है वो हेपेरिन, वारफेरिन, प्रोसुग्रेल, टिगाग्रेलोल, एपिक्साबिन, इडोक्साबिन, डेबिगाटान, क्लोविडोग्रेल एंड रिवारोक्साबेन। तो ये जो सारी है वो ब्लड थिनर्स है, तो ये जो मेडिकेशन है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। देन उसके बाद है फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स। अगर आपको आपकी बॉडी में कहीं भी माइनर कट्स हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि उस कट को हम फर्स्ट एड करवाएंगे, यानी कि बैंडेज से कवर करेंगे। देन फिजिकल थेरापी ले सकते हैं। फिजिकल थेरापी के बाद आप क्लोटिंग प्रिजर्विंग मेडिकेशन ले सकते हैं, यानी कि टेक्साकाइन जो टैबलेट आती है मैनकाइन की, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद फाइब्रिन सिलेंट आती है मार्केट में कि जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ये जो फाइब्रिन सिलेंट है, यानी कि उसका जो कंपोजिशन रहेगा फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है वो एक इंजेक्शन में आती है। तो एक इंजेक्शन में से ये दोनों मिक्स होके आपको जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे इंजेक्ट करना है। तो उसके बाद ये जो है वो फाइब्रिन नेटवर्क बना के ब्लड का क्लोटिंग करेंगे। उसके बाद है मिनिडीन डेस्मोप्रेसिन जो कि 0.1 mg में अवेलेबल है। देन इमिसुजुमाब, वो एक इंजेक्शन है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो सारी मेडिकेशन है वो आप हीमोफीलिया में ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन एंड डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिजीज़ सीखना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।